बॉलीवुड को भी नचा दे जो अपने कमाल के इशारों पे, वही रैप का बादशाह योयो हनी सिंह कहलाता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए राइटर, कंपोजर, सिंगर योयो हनी सिंह का। योयो हनी सिंह। कहा मैं वर्ल्ड टूर कर रहा था शाहरुख भाई के साथ, अमेरिका में था, वहां से वापस आया। मेरा इतना बड़ा शो चल रहा था स्टार प्लस में, रॉक स्टार, और जब वो हो रहा था तो मैंने कहा मेरे को नहीं हो रहा है कुछ। हेलो दोस्तों, आज के समय में इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में रैपर्स का काफी ज्यादा क्रेज है बिकॉज रैप म्यूजिक को इंडिया के यंगस्टर्स बेहद पसंद करते हैं। और इस म्यूजिक इंडस्ट्री में हिप हॉप या फिर रैप सॉन्ग के लिए एक नाम सबसे ज्यादा फेमस रहा है, जिन्हें हम द किंग ऑफ देसी हिप हॉप भी कहते हैं, जो है योयो हनी सिंह। इंडिया में 2000 के दशक में जब इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री ज्यादातर ट्रेडिशनल म्यूजिक पर ही फोकस कर रही थी, तब हनी सिंह ने हिप हॉप और रैप का तड़का लगाकर इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नया रेवोल्यूशन लाया और इंडिया में हिप हॉप का दौर शुरू किया। इनके गाने यूथ के बीच काफी ज्यादा तेजी से फैलने लगे। इनके म्यूजिक से लेकर इनके स्टाइल तक को लोग एक कूल फैक्टर के तौर पर देखने लगे। यहाँ तक कि इनकी योयो टैगलाइन ने एक आइकॉनिक पहचान बनाई। जो उस समय हनी सिंह को काफी ज्यादा सुनते थे, उनके लिए हनी सिंह सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक इमोशन है। लेकिन कैसे पंजाब के एक छोटे से शहर होशियारपुर का लड़का एक दिन इंडिया का सबसे बड़ा हिप हॉप म्यूजिक आइकॉन बन गया, और कैसे ये राइजिंग स्टार जो अपने करियर के पीक पर था, वो क्यों सडनली म्यूजिक इंडस्ट्री से डिसअपियर हो गया। इसके अलावा कैसे इन्हें कई सॉन्ग्स के लिए इन्हें बैकलैश का सामना करना पड़ा, और कैसे इनके गानों की वजह से इन पर केस भी फाइल हुए। इन सब के अलावा और कई सारी कंट्रोवर्सीज और कई सारी चीजें जिनके बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 15 मार्च 1983 को दिल्ली के करमपुरा में सरदार सरबजीत सिंह और भूपेंद्र कौर के घर हरिदेश सिंह यानी हनी सिंह का जन्म हुआ। हनी सिंह को म्यूजिक में बचपन से ही काफी इंटरेस्ट था। इनफैक्ट लगभग 10 साल की उम्र में ही वे अपने स्कूल प्रेयर में तबला बजाने लगे थे। स्कूलिंग के समय से ही हनी सिंह का म्यूजिक से कुछ ज्यादा ही लगाव था, जिस वजह से इन्हें 12th क्लास दोबारा करनी पड़ी थी। जी हाँ, अब जैसे तैसे स्कूलिंग कंप्लीट होते ही हर इंडियन पेरेंट्स की तरह हनी सिंह के पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि बेटा इंजीनियर बन जाए और इंजीनियरिंग करे, पर हनी सिंह का ध्यान तो बचपन से ही म्यूजिक पर था। फिर भी घर वालों की बात मानते हुए, साथ ही अपना एक छोटा सा फायदा देखते हुए, एक छोटा सा फायदेमंद प्लान बनाते हुए इन्होंने दिल्ली के ट्रिनिटी स्कूल ऑफ बिजनेस में बीएससी आईटी में एडमिशन ले लिया। असल में हनी का ये आइडिया था कि बीएससी आईटी में एडमिशन लेने पर उन्हें घर वाले कंप्यूटर दिला देंगे जिस पर वे म्यूजिक बना पाएंगे, और कंप्यूटर मिलने के बाद रात को जैसे ही सब घर वाले सो जाते थे तो हनी सिंह कंप्यूटर पर म्यूजिक बनाना शुरू कर देते थे। हनी सिंह कॉलेज टाइम पे घर से तो कॉलेज के लिए ही निकलते थे, लेकिन वे कॉलेज बंक करके आसपास के डीजे से म्यूजिक सीखते थे। कॉलेज डिग्री कंप्लीट होने के 1 साल बाद तक हनी सिंह ने इतना म्यूजिक सीख लिया कि इन्हें एल्बम म्यूजिक प्रोड्यूस करने की अच्छी खासी सेंस आ गई थी। अब हनी सिंह रात भर जाग कर रीमिक्स म्यूजिक बनाते थे, और उन रीमिक्स म्यूजिक की सीडीज हनी सिंह दिल्ली के कुछ फेमस क्लब्स में दिया करते थे। देखते ही देखते क्लब्स में इनके रीमिक्स म्यूजिक को काफी पसंद किया जाने लगा। एक दिन दिल्ली के क्लब में इंग्लैंड से आए ललित कालिया ने जब हनी सिंह के रीमिक्स वर्क को सुना तो उन्होंने हनी सिंह को यूके की एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया। तो उन्होंने मुझे साइन किया, 1 साल मैंने एल्बम पे काम किया, रीमिक्स किया मैंने। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हनी पाजी ने अगले 1 साल तक मुंबई में दीवाना दिल एल्बम के रीमिक्स पर वर्क किया था, लेकिन ये रीमिक्स जब लॉन्च हुआ तो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गया था। हाँ जी, हैं पूरी एल्बम सुपर फ्लॉप हो गई। मगर उनकी मेहनत और उनके काम के लिए उन्हें यूके की कंपनी उनकी फीस 4 लाख रुपए उन्हें पे कर रही थी, पर उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया। हनी सिंह ने कहा कि ये नहीं चला, इसलिए मैं ये पैसे नहीं ले सकता। और इस वक्त तक उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन 2005 में हनी के डेडिकेशन और लक ने फिर से साथ दिया और हनी सिंह ने अपनी लाइफ का पहला सुपरहिट सॉन्ग खड़के गिलासी दिया, और ये एल्बम उस समय काफी ज्यादा सुपरहिट हुआ था, जिसके लिए हनी सिंह को कई सारे अवार्ड भी मिले, लेकिन उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिले। फाइनेंशियल कंडीशन वैसी की वैसी ही थी।
खराब फाइनेंशियल कंडीशन का सोल्यूशन कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि वे जॉब नहीं कर रहे थे। इसी बात से नाराज होकर हनी सिंह के फादर ने एक दिन हनी सिंह के सारे रिमिक्स सैंपल सीडीज को घर से बाहर फेंक दिया। हनी सिंह सीडीज और घर से अपना कंप्यूटर उठाकर अपने गुरुजी के खाली फ्लैट पर शिफ्ट हो गए। लेकिन अभी भी अर्निंग वाला प्लॉट हनी सिंह की लाइफ में मिसिंग था। दिक्कत यहाँ भी थी कि इस मिसिंग एलिमेंट को अर्न करने के लिए हनी सिंह बॉम्बे भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बॉम्बे की म्यूजिक इंडस्ट्री में उस टाइम तक हिप हॉप म्यूजिक का चलन बिल्कुल भी नहीं था। पता ही नहीं था कि हिप हॉप क्या है और क्या आएगा और कैसे आएगा और कौन लाएगा और क्या होना है। तो वो सीन था नहीं, बॉम्बे में काम नहीं मिल रहा। इसलिए नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी रीजनल म्यूजिक इंडस्ट्री में ट्राई करने के लिए हनी सिंह अपने दोस्त के सजेशन पर चंडीगढ़ एज अ म्यूजिक डायरेक्टर शिफ्ट हुए। लेकिन उस टाइम पर पंजाब में सिर्फ ढोल वाली बीट यानी ट्रेडिशनल म्यूजिक ही ज्यादा चला करते थे और इसमें हनी सिंह अपने हिप हॉप म्यूजिक का तड़का लगाना चाह रहे थे जो कि एक तरह का एक्सपेरिमेंट था। स्टार्टिंग में कई प्रोफेशनल पंजाबी सिंगर्स ने इनके साथ काम करने से मना कर दिया क्योंकि एक तो हनी सिंह पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में नए आए थे और ऊपर से ये हिप हॉप वाले एक्सपेरिमेंट का कुछ पता नहीं था कि क्या होगा। कई रिजेक्शंस झेलने के बाद हनी ने रीबर्थ नाम का एक पंजाबी एल्बम फाइनली किया और ये एल्बम पंजाब के साथ यूके कनाडा में भी सुपर हिट हो गया। इस वजह से जिस हनी सिंह के साथ अभी तक लोग काम करने से डर रहे थे उनकी इसी एक रीबर्थ म्यूजिक एल्बम की सक्सेस ने हनी सिंह के पास उस टाइम के मशहूर पंजाबी सिंगर्स का जमावड़ा लगा दिया। इसके बाद पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में बैक टू बैक सक्सेसफुल एल्बम देने के बाद हनी सिंह ने म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर खास पहचान बना ली। हालांकि अभी भी ये एक चीज से काफी ज्यादा परेशान थे, वो ये था कि इनके पास जितने भी फेमस सिंगर्स काम करवाने आ रहे थे वो हनी सिंह के साथ काम तो करना चाह रहे थे लेकिन उस हिप हॉप वाले एक्सपेरिमेंट से उन्हें डर लग रहा था। हनी सिंह ने इस प्रॉब्लम का एक स्मार्ट सोल्यूशन निकाला। सोल्यूशन ये निकाला कि हनी सिंह एल्बम के सभी सॉन्ग्स का म्यूजिक सिंगर की डिमांड के अकॉर्डिंग बनाते थे लेकिन वो एक गाना अपने अकॉर्डिंग बनाते थे जिसमें हिप हॉप बीट्स होते थे। मैं ये कहता अच्छा आपने नहीं मेरी माननी तो 7 गाने आपकी मर्जी के, 8वां गाना मेरी मर्जी, और वो 8वां वाला चलता वो 8वां ही चलता था। इस बात पे सिंगर भी राजी थे। फिर धीरे धीरे हनी सिंह ऑडियंस के बीच काफी ज्यादा फेमस होने लगे और इन्हें ज्यादा से ज्यादा लोग रिकॉग्नाइज करने लगे। इसी बीच उन्होंने दिलजीत दोसांझ, गिप्पी गरेवाल, अशोक मस्ती, इंद्रजीत निक्कू के साथ काम किया। ये वो वक्त था जब हनी ने बादशाह के साथ मिलकर माफिया मुंडीर नाम के एक ग्रुप को स्टैब्लिश किया जिनका कोर फोकस रैप ही था, जिसके बाद रफ्तार और इक्का जैसे रैपर भी जुड़ गए। लेकिन उस वक्त तक सिर्फ हनी सिंह का क्रेज था। हनी सिंह को माफिया मुंडीर का फेस कहा जाता था। उस वक्त तक लगातार एक से बढ़कर एक सुपरहिट सॉन्ग और एल्बम्स दे रहे थे लाइक ब्लू आइज और ब्राउन रंग जैसे सॉन्ग्स और इन सब एल्बम और सॉन्ग्स के अलावा भी बॉलीवुड फिल्मों में भी फीचर हो रहे थे जो कि उस समय काफी बड़ी बात थी क्योंकि उस समय किसी भी सिंगर को फिल्मों में फीचर नहीं किया जाता था लेकिन हनी सिंह को ज्यादातर फिल्मों में फीचर किया जाता था जो कि उस समय काफी बड़ी बात थी और ऐसे वो इंडियन हिप हॉप सीन के किंग बन गए। टाइम में गल किसी की सुनो मेरे वीरों आज मेरी कहानी। लेकिन मैसिव सक्सेस के साथ ही हनी सिंह का नाम कई सारी कंट्रोवर्सीज में भी आया। दरअसल हनी सिंह के कई गाने हमेशा कंट्रोवर्सी का पार्ट रहे हैं, खासकर इन सॉन्ग्स के टाइटल एंड लिरिक्स जिनमें वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई करना और वल्गर लिरिक्स का यूज करना शामिल था। अक्षय कुमार की फिल्म बॉस में हनी सिंह का फेमस एंड कंट्रोवर्शियल सॉन्ग पार्टी ऑल नाइट भी इसी कैटेगरी में आया था जिसके लिरिक्स के खिलाफ लॉयर संजय भटनागर ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी सबमिट की थी जिसके रिस्पॉन्स में हाई कोर्ट ने खुद इस सॉन्ग को सेंसर करने तक इस मूवी के रिलीजिंग पर होल्ड कर दिया था। और इसके अलावा सबसे कंट्रोवर्शियल सॉन्ग वॉल्यूम और मैं हूँ जैसे कई सॉन्ग्स तो ऐसे भी रहे जिनके चलते हनी सिंह को कई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़े। इनके टाइटल ही नहीं इनके लिरिक्स भी इतने ज्यादा कंट्रोवर्शियल और वल्गर थे जिनका कई एनजीओस ने विरोध किया था। लेकिन लंबे समय तक हनी सिंह ने अपने इन सॉन्ग्स पर कोई भी सफाई नहीं दी थी। लेकिन साल 2013 में कल्पना मिश्रा ने Change.org ऑनलाइन पिटीशन प्लेटफॉर्म पर हनी सिंह के खिलाफ एक पिटीशन की थी
जिसमें इन्होंने हरियाणा गुड़गांव के 5 स्टार ब्रिटिश होटल में नए साल पर हनी सिंह के होने वाले शो को कैंसिल करने की मांग की थी और उनकी ये पिटीशन रंग भी लाई और हनी सिंह का ये शो कैंसिल कर दिया गया। और इसके बाद पहली बार हनी सिंह ने अपने इस कंट्रोवर्शियल सॉन्ग पर मीडिया से बात की और इन्होंने ये सबको बताया कि ये सॉन्ग उनका नहीं है। इन्होंने कहा था कि ये सॉन्ग किसी और ने उनके नाम से सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे। बेफजूल में मैंने जब गाना गाया नहीं, मैं हूँ बलात्कारी और घसीटे जा रहे हैं 10 महीने से, कोर्ट कचहरी कर लिया। लेकिन इन सब के बाद भी इन सभी वल्गर सॉन्ग्स पर खुद इंडियन हाई कोर्ट ने पंजाब गवर्नमेंट को एक्शन लेने के लिए ऑर्डर दिया था। इसके बाद पंजाब पुलिस ने हनी सिंह के खिलाफ IPC सेक्शन 294 के तहत केस भी रजिस्टर कर लिया था। इतने कोर्ट केस हो गए थे मुझ पे। अभी कितने कोर्ट केस हैं? अब हर महादेव एक भी नहीं है। हनी सिंह की बादशाह और रफ्तार के साथ भी कई सालों तक कंट्रोवर्सी चली है और आज भी चल रही है। कुछ समय पहले बादशाह ने अपने नए सॉन्ग गॉन गर्ल में एक कंट्रोवर्शियल लाइन ऐड की थी कि किसी का तो कमबैक नहीं हो रहा और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। अब बादशाह का यहाँ पर इशारा हनी सिंह के कमबैक से था, जिसके बाद Amazon मिनी टीवी के शो हिप हॉप इंडिया के एक एपिसोड में रफ्तार, जो खुद कभी हनी सिंह के साथ थे, उनका मजाक उड़ाते हैं और हंसते हुए बादशाह से पूछते हैं किसका कमबैक नहीं हो रहा, जहाँ बादशाह हंसते हुए जवाब देते हैं जिसको ये फील हो रहा है उसको फील हो रहा है। बादशाह और रफ्तार के इस बिहेवियर से आपको ये तो अंदाजा लग गया होगा कि ये दोनों हनी सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। पर क्या आपको पता है कि एक समय पर ये तीनों काफी अच्छे दोस्त थे। यहाँ तक कि रफ्तार और बादशाह के शुरुआती करियर में हनी सिंह ने माफिया मुंडीर बनाकर इनका सबसे ज्यादा साथ दिया था। पर आखिर तीन दोस्तों का प्यार दुश्मनी में कैसे बदल गया, तो इसका कारण भी माफिया मुंडीर ही था। तो साल 2010 का दौर था। खोल बोतल और गेटअप जवानी जैसे कई हिट सॉन्ग्स में हनी सिंह एंड बादशाह ने मिलकर काम किया। उस समय पर ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, पर फिर अचानक 2012 आने तक इन दोनों के बीच एक राइवलरी शुरू हुई। दोनों की तरफ से एक दूसरे पर कई कमेंट पास किए गए। फॉर एग्जाम्पल, अपनी मूवी जोरावर के प्रमोशन के दौरान जब हनी सिंह से पूछा गया कि क्या उन्हें बादशाह इंडस्ट्री में रिप्लेस कर देंगे, तब हनी सिंह ने अपने आप को रोल्स रॉयस और बादशाह को नैनो से कंपेयर कर दिया था। रोल्स रॉयस चलाई है आपने कभी? रोल्स रॉयस और नैनो में बहुत फर्क होता है। अब कई न्यूज पोर्टल्स की माने तो इस दौरान दिल्ली में हुई एक पार्टी के दौरान इन दोनों के बीच काफी तू मैं हुई थी और यहाँ तक कि बात हाथापाई तक पहुँच गई थी। रफ्तार और हनी सिंह भी एक समय पर काफी अच्छे दोस्त थे, पर माफिया मुंडीर के टूटने के बाद बादशाह एंड रफ्तार दोनों ने हनी सिंह से दूरी बना ली और हनी सिंह पर उनके लिखे गाए सॉन्ग्स के क्रेडिट ना देने के एलिगेशंस लगाए। साल 2016 के दौरान रफ्तार ने अपने सॉन्ग स्वैग मेरा देसी में हनी सिंह को टीज किया। तुम्हें लगा था कि कुछ ना बनूंगा, मैं आज हूँ, देखो मैं कितना बड़ा और तुम बनना चाहोगे मेरी तरह। अब बदले में हनी सिंह ने भी अपने एक इंटरव्यू के दौरान उनसे रफ्तार के बारे में सवाल पूछे जाने पर रफ्तार को जानने से ही इनकार कर दिया। हनी सिंह का ये कहना था कि मैं किसी रफ्तार को नहीं जानता, वो कौन है। इसके बाद कई सालों के लिए हनी सिंह पूरी तरह से इंडस्ट्री से गायब हो गए, जहां कई रूमर सामने आई कि हनी सिंह को अल्कोहल और ड्रग्स की लत लग चुकी है एंड वो मेंटली स्टेबल नहीं है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। फिर जब साल 2021 के दौरान हनी सिंह का म्यूजिक में कमबैक हुआ, इसके तुरंत बाद ही रफ्तार और बादशाह ने दोबारा हनी सिंह के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और अप्रैल 2023 में रफ्तार ने हनी सिंह के न्यू सॉन्ग नागिन को क्रिटिसाइज करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की। इसके अलावा रफ्तार हनी सिंह के डिप्रेशन और एंजाइटी का भी कई बार मजाक उड़ाते नजर आए। ऐसे में जब हनी सिंह के फैंस की तरफ से उन्हें बैकलैश मिला, तब रफ्तार ने हनी सिंह की एक ओल्ड स्टेटमेंट वाली वीडियो को सर्दी जुकाम के कैप्शन के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जिसमें अपनी बीमारी से पहले एक पुराने इंटरव्यू में हनी सिंह कह रहे थे कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन सर्दी जुकाम है, वो एक सर्दी जुकाम, जिसके लिए उन्हें साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए। साइकियाट्रिस्ट के पास मत जाओ, वो कहेगा दारू पी ले। इसके साथ ही रफ्तार अपनी स्टोरी पर शेयर करते हैं कि अपने आर्टिस्ट के इंटरव्यू सुन लो, उसी के शब्द हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन सर्दी जुकाम है, पी लेनी चाहिए, अंधों का काना राजा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर बादशाह एंड रफ्तार, जो एक समय पर हनी सिंह के बेस्ट फ्रेंड थे, वो अब उनके इतने कट्टर दुश्मन कैसे बन गए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसका कारण था माफिया मुंडीर, जिसके बारे में हम अब डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, हनी सिंह के करियर की शुरुआत साल 2003 में पंजाबी सॉन्ग्स के साथ हुई थी और साल 2011 तक हनी सिंह ने कई हिट्स दिए थे।
जिनके चलते पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया और यहाँ तक कि वर्ल्ड वाइड हनी सिंह को एक अलग पहचान मिली। उनके सॉन्ग्स लाइक ब्राउन रंग, देसी कलाकार और ब्लू आइज उस समय इंटरनेट से लेकर हर चार्ट पर टॉप पर थे और आज भी इन सॉन्ग्स को काफी पसंद किया जाता है। वैसे तो 1990 के दशक में बाबा सहगल ने ठंडा ठंडा पानी जैसे गानों से भारत में हिप हॉप म्यूजिक की शुरुआत की, मगर 2000 के दशक में यो हनी सिंह ने हिप हॉप और पॉप म्यूजिक को इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। माफिया मुंडीर भी हनी सिंह द्वारा बनाया गया रैपर्स का ग्रुप था, जिसकी शुरुआत साल 2006 में हुई थी। माफिया मुंडीर का असली मकसद था कि इंडिया में हिप हॉप और रैप कल्चर को फैला देना। मतलब उस टाइम पर इंडिया में रैप और हिप हॉप का इतना ज्यादा क्रेज नहीं था जितना आज है। हनी सिंह ने जब ये ग्रुप बनाया तो इरादा था कि एक ऐसा कूल म्यूजिक स्टाइल लाया जाए जो देसी भी लगे और वेस्टर्न वाइब भी दे। और इस ग्रुप को क्रिएट करने के बाद इस ग्रुप के सबसे पहले मेंबर थे बादशाह, जो हनी सिंह से जुड़े थे। इसी दौरान हनी सिंह ने इक्का, लिल गोलू एंड रफ्तार जैसे कई सिंगर्स, रैपर्स और लिरिसिस्ट को अप्रोच किया। इसके बाद इस ग्रुप में कई सिंगर्स आए और गए, पर ये 5 चेहरे इस ग्रुप के साथ जुड़े रहे और इस दौरान हनी सिंह का नाम काफी तेजी से उभरा और इन्होंने कई हिट सॉन्ग्स दिए थे, जिससे माफिया मुंडीर की भी पॉपुलैरिटी काफी तेजी से बढ़ने लगी। तो दोस्तों, इक्का सबसे पहले सिंगर थे जो माफिया मुंडीर से सबसे पहले अलग हुए थे। इस बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि ग्रुप को छोड़ने की वजह पॉलिटिक्स थी और ग्रुप का एक मेंबर उन्हें आउटसाइडर कहता था। अब इस दौरान हनी सिंह का डोप शुप सॉन्ग रिलीज हुआ, जो रिलीज के बाद ही वायरल हो गया। लेकिन इस सॉन्ग के वायरल होने के कुछ ही समय बाद ही रफ्तार और हनी सिंह के बीच अनबन होनी शुरू हो गई और रफ्तार ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ये सॉन्ग उनका लिखा हुआ है और उन्होंने इस सॉन्ग के लिए शूट भी किया था। लेकिन हनी सिंह ने ना तो उन्हें सॉन्ग में रखा और ना ही उन्हें इस सॉन्ग की राइटिंग के लिए किसी तरह का कोई क्रेडिट दिया गया। इसके बाद रफ्तार ने भी माफिया मुंडीर से क्विट कर लिया। अब साल 2011 आते तक इस ग्रुप में केवल 2 ही बड़े चेहरे थे, हनी सिंह और बादशाह। पर जब हनी सिंह एंड बादशाह का गेटअप जवानी सॉन्ग रिलीज हुआ एंड वायरल हुआ, उसके कुछ समय बाद ही बादशाह ने भी माफिया मुंडीर ग्रुप को ये कहते हुए छोड़ दिया कि गेटअप जवानी उनके द्वारा लिखा हुआ सॉन्ग था और उस सॉन्ग में उन्होंने 5 से 6 लाख खर्च किए थे, जिसके लिए हनी सिंह ने उन्हें कोई भी क्रेडिट नहीं दिया। एक इंटरव्यू के दौरान जब बादशाह से माफिया मुंडीर को छोड़ने का कारण पूछा जाता है, तब बादशाह कहते हैं कि आई थिंक हनी पाजी डिसाइड टू गो सोलो, देन एवरीबडी थॉट हमारा तो कुछ होने नहीं वाला, सो एवरीबडी लेफ्ट द ग्रुप। अब इसके बाद से ही टाइम टू टाइम बादशाह एंड रफ्तार दोनों ने ही हनी सिंह पर कई एलिगेशंस लगाए। फॉर एग्जाम्पल, रफ्तार की माने तो हनी सिंह का फेमस सॉन्ग ब्राउन रंग बादशाह ने लिखा था, जबकि इसे कहते हैं हिप हॉप सॉन्ग लिल गोलू ने लिखा था। लेकिन इसके बावजूद हनी सिंह ने इन सभी सॉन्ग्स को खुद का बताया है और इनमें से किसी भी आर्टिस्ट को कोई भी क्रेडिट नहीं दिया। वैसे दोस्तों, 21 जून 2014 को हनी सिंह ने ये गाना रिलीज किया था, जिसका नाम था इसे कहते हैं हिप हॉप और उस समय ये सॉन्ग काफी ज्यादा वायरल हुआ था। लोगों को ये सॉन्ग काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा था। लेकिन उस समय पर इस गाने ने एक कंट्रोवर्सी भी पैदा कर दी, क्योंकि इस सॉन्ग में एक लाइन थी कि सोचो अगर हनी सिंह कभी पैदा ना होता तो म्यूजिक इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन कैसे होता। अब ये वाली लाइन न काफी सारे सिंगर्स को पसंद नहीं आई। अब देखो, उस समय हनी सिंह अपने टॉप पर थे, लेकिन और भी सिंगर्स थे जो हिप हॉप की कैटेगरी में आते थे, लेकिन उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था। अब इस गाने से खफा होकर टोटल 8 सिंगर रैपर्स के ग्रुप ने मिलकर, जिसमें से बादशाह और रफ्तार भी शामिल थे, इन सभी लोगों ने मिलकर जनवरी 2015 में गाना रिलीज किया, जिसका नाम था देसी हिप हॉप। और अगर आप उस समय हिप हॉप सॉन्ग सुनते रहे होंगे तो आपने भी ये वाला सॉन्ग तो जरूर सुना होगा। अब इस सॉन्ग में ऐसे कई लाइनें थी जो सीधे हनी सिंह को टारगेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉन्ग की शुरुआत होती है यू नो वी द बेस्ट, नाउ कर लो अरेस्ट, नाउ आ गया जमाना साडा, तुसी कर लो रेस्ट नाउ। और इसके बाद और भी काफी सारे लाइन्स थे, जैसे कि ये करके दिखाओ। और सॉन्ग में आगे बादशाह हनी सिंह को टारगेट करते हुए कहते हैं गिन गिन बाकी कर ले कोई चालाकी, पर तेरा करियर तुझे मिल नहीं पाएगा, मैं गाड़ दूंगा तुझे तू हिल नहीं पाएगा, मैं फाड़ दूंगा ऐसा बेटा सिल नहीं पाएगा। वैसे इसके बाद रफ्तार वाली लाइन है वो तो और भी ज्यादा खराब थी।
और साथ ही हम आपको बता दें इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में ये पहला कोलैबोरेशन डिस्ट्रैक था जो कि सिंगर ने किसी दूसरे सिंगर पर निकाला था। और क्या आप इस सॉन्ग के बारे में जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे इसके बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट्स की भरमार भी आ गई थी और फिर हमने एमी वे बंटाए और रफ्तार के डिस्ट्रैक्ट्स को भी देखा जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अब आते हैं रफ्तार पर। अब रफ्तार का क्लेम तो ये भी है कि हनी सिंह का फेमस सॉन्ग डोप शो और धुपचिक भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया था, लेकिन इस सॉन्ग को भी हनी सिंह ने रफ्तार को बिना कोई क्रेडिट दिए रिलीज किया और उसे अपना बताया। और साथ ही हम आपको बता दें कुछ समय पहले बादशाह ने एक पॉडकास्ट में इस बारे में बात करते हुए कहा कि जब वो माफिया मुंडीर में थे तब रफ्तार और दूसरे सिंगर्स के आने के बाद हनी सिंह ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, यहाँ तक कि उनके कॉल्स भी उठाना बंद कर दिया। उस समय मैं जॉब करता था, मेरी फैमिली मेरे लिए परेशान थी कि मेरे करियर का आगे क्या होगा और ये प्रेशर काफी ज्यादा था क्योंकि साल 2006 से 2010 तक माफिया मुंडीर में रहने के बाद उनका हनी सिंह के साथ सिर्फ एक कोलैबोरेशन सॉन्ग गेट अप जवानी रिलीज हुआ था। वैसे यहाँ मैं आपको बता दूं कि बादशाह की खुद की लाइफ भी काफी कंट्रोवर्सी से घिरी रही है, जिसमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाए गए थे कि उन्होंने पैसे देकर फेक व्यूज बढ़ाए हैं और ये बात बादशाह ने खुद ही एक्सेप्ट भी की थी। हनी सिंह लंबे समय तक माफिया मुंडीर से जुड़ी इन कंट्रोवर्सीज पर और बादशाह एंड रफ्तार के इन एलिगेशंस पर चुप रहे थे, लेकिन जस्ट कुछ समय पहले ही एक पॉडकास्ट में हनी सिंह ने माफिया मुंडीर के बारे में बात करते हुए कहा कि माफिया मुंडीर कोई बैंड था ही नहीं बल्कि ये तो एक प्लेटफॉर्म था। एक प्लेटफॉर्म बनाया था मैंने, कोई बैंड नहीं बनाया। ओके। जहां मुंडीर का मतलब था बॉयज ऑफ पंजाब और माफिया एक आइडियोलॉजी थी जिस पर मैं काफी सालों से बिलीव करता हूँ। तो माफिया इज आइडियोलॉजी आई बिलीव फ्रॉम सो मेनी इयर्स। जैसे माफिया सड़कों पर क्राइम नहीं करते बल्कि माफिया टेबल पर बैठे हुए सड़कों पर क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स को कंट्रोल करते हैं। मैं उनके क्राइम से नहीं बल्कि उनके आइडियोलॉजी से इंस्पायर था। अब हनी सिंह आगे कहते हैं कि माफिया मुंडीर का सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि रिस्पेक्ट योर हायरार्की। प्रिंसिपल क्या था? विच इज रिस्पेक्ट योर हायरार्की। जो लड़के ये बोलते हैं कि हम माफिया मुंडीर में थे और मुझे हनी बोलते हैं, वो माफिया मुंडीर में कभी थे ही नहीं। अगर वो मुझे हनी पाजी नहीं बोल सकते। जो लड़के ये बोलते हैं कि हम माफिया मुंडीर में थे और मुझे हनी बोलते हैं, वो माफिया मुंडीर में कभी थे ही नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी इज्जत करो। अगर तुम कह रहे हो कि तुम माफिया मुंडीर थे तो तुम हायरार्की की प्रोटोकॉल को तो फॉलो करो। अगर तुम कह रहे हो तुम माफिया मुंडीर थे तो तुम हायरार्की के प्रोटोकॉल को तो पकड़ो। तो देखो, शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस में हनी सिंह ने लुंगी डांस सॉन्ग को गाया जिसे उस समय काफी ज्यादा पसंद किया गया। इसी दौरान हनी सिंह को शाहरुख खान के साथ कई टीवी शोज एंड इंटरव्यूज में फिल्मों को प्रमोट करते हुए स्पॉट किया गया। इसी दौरान मीडिया में ये खबर आई कि शाहरुख खान ने हनी सिंह को स्लैप किया है। इसी इंसिडेंट के बाद से हनी सिंह मीडिया से पूरी तरह से गायब हो गए। अब उनके क्लोज फ्रेंड अल्फाज के मुताबिक ये रूमर बिल्कुल गलत था, पर हनी सिंह ने इस रूमर के बारे में कुछ भी नहीं कहा। लेकिन एक इंटरव्यू में हनी सिंह ने अपने इस तरह के डिसअपीयर होने की वजह बताते हुए कहा कि जब मेरे साथ मेरी बीमारी शुरू हुई तब मैं अपनी लाइफ में काफी कुछ कर रहा था। उसी दौरान मेरा शाहरुख खान के साथ एक इंटरनेशनल टूर था। कहाँ मैं वर्ल्ड टूर कर रहा था शाहरुख भाई के साथ, अमेरिका में था। एंड स्टार प्लस पर मेरा एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला था जो इंडियाज रॉ स्टार था। मेरा इतना बड़ा शो चल रहा था स्टार प्लस पे, रॉ स्टार। साथ ही मैं एक पंजाबी मूवी में भी काम कर रहा था। लेकिन जब मैं अपने इंटरनेशनल टूर के दौरान अमेरिका में परफॉर्म कर रहा था तभी मुझे वहां से वापस आना पड़ा क्योंकि हनी सिंह को साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे थे। गलत ख्याल आ रहे थे, साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे थे। हनी सिंह को साइकोटिक सिम्टम्स आने के बाद उनकी कंडीशन इतनी ज्यादा सीरियस हो गई थी कि वो अपनी टीम से जिद करके इस प्रमोशनल वर्ल्ड टूर को भी बीच में छोड़ के इंडिया आ गए। और जब डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट किया तो शुरू में तो डॉक्टर्स को समझ में ही नहीं आ रहा था कि हनी सिंह के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसे जैसे दिन निकल रहे थे हनी सिंह और भी ज्यादा डिप्रेशन और डर से घिरते जा रहे थे। हनी सिंह की दिन प्रतिदिन खराब होती हालत को देखते हुए कई डॉक्टर्स बदले गए क्योंकि अगले 1.5 साल तक डॉक्टर्स इनकी बीमारी को डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे थे। और तो और उन्हें स्लीपिंग पिल्स तक दी जा रही थी। कुछ डॉक्टर्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अब हनी सिंह को इसी कंडीशन में पूरी लाइफ बितानी पड़ेगी। और कई डॉक्टर्स तो कह गए ये तो केस बहुत खत्म है, ये तो ठीक नहीं होगा, इसको दवाइयाँ देते रहो, सुलाते रहो, इसका कुछ नहीं हो सकता। लास्ट में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में से किसी ने दिल्ली के डॉक्टर राहुल मुरादा से कंसल्ट करने को कहा।
डॉक्टर मुरादा पहले ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने हनी सिंह के बाइपोलर डिसऑर्डर का पता लगाया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर आखिर है क्या। दरअसल ये बीमारी ब्रेन के केमिकल इम्बैलेंस के होने की वजह से होती है और इस बीमारी की वजह से इंसान काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। आपको याद होगा कि हनी सिंह ने अमेरिका में जब वर्ल्ड टूर वाले शो को छोड़ा तो उन्हें साइकोटिक सिम्टम्स आए थे। वो पहली बार था जब हनी सिंह को ऐसा लगा कि भीड़ यानी ऑडियंस उनको मार देगी और ये थॉट उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से आया था। और इस डिसऑर्डर की वजह से इंसान को काफी ज्यादा अजीब थॉट आने लगते हैं, जैसे कभी कभी ज्यादा गिल्ट फील होने लगता है या फिर कभी ज्यादा डरने लगते हैं। इसी वजह से जब हनी सिंह इस डिसऑर्डर वाले फेज से गुजर रहे थे तब नहाता भी था तो दरवाजा खोल के नहाता था, इतना डर था, फियर था मेरे अंदर। क्योंकि ज्यादातर पेशेंट्स इस डिप्रेशन वाले फेज में अपने आप को हर्ट करने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से हनी सिंह कई सालों तक अपने नोएडा वाले घर में ही रह रहे थे और उस दौरान वो किसी से भी मिलना नहीं चाहते थे और लंबे समय तक उनकी ट्रीटमेंट चली और इसी डिसऑर्डर की वजह से हनी सिंह अपने करियर के पीक पर इंडस्ट्री से गायब हो गए थे। हनी सिंह का कमबैक भी काफी कंट्रोवर्शियल रहा, खास करके उनका सॉन्ग मखना। तो अपने कमबैक हनी 2.0 को अनाउंस करते हुए साल 2019 में हनी सिंह ने मखना सॉन्ग को रिलीज किया, मगर गाने के रिलीज होने के साथ ही इस गाने के लिरिक्स को वल्गर कहा गया एंड ऑफ कोर्स लोगों को इस तरह के सॉन्ग इस बार पसंद नहीं आए। ऑल्सो यहाँ हनी सिंह के लुक्स पर भी लोगों के काफी मिक्स्ड रिएक्शन थे। इसके अलावा इनके सॉन्ग नागिन के भी विजुअल्स लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आए एंड यू नो द रीजन फॉर दिस। पर इसके बाद हनी सिंह का कमबैक हनी 2.0 फेल हो गया। इस बार हनी सिंह को ऑडियंस ने उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया क्योंकि उनके नए गाने लोगों को पसंद नहीं आए। लेकिन इसके बाद हनी सिंह ने थोड़ा और ब्रेक लिया और साल 2023 में फिर से एक बार कमबैक करने की कोशिश की और इस बार हनी सिंह ने खुद को लॉन्च किया हनी 3.0 के साथ। हनी 3.0 सिर्फ तुम्हारे लिए। और इसके साथ ही लॉन्च हुआ इनका एल्बम भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ और ट्रेंड में रहा और इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग का नाम था क्लस्टर और इस सॉन्ग को ऑडियंस ने पहले से काफी ज्यादा पसंद किया। और इस एल्बम के कुछ टाइम बाद ही हनी सिंह ने एक और नया एल्बम निकाला जिसका नाम है ग्लोरी, जिसका मिलेनियर सॉन्ग सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। यहाँ तक कि यूट्यूब पर इस गाने के म्यूजिक वीडियो पर 100 मिलियन प्लस व्यूज हैं जो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसे देखकर ये लगता है कि एक बार फिर हनी सिंह पहले की तरह देसी हिप हॉप में धूम मचाने वाले हैं। 7 साल किसी को नहीं दिखाना, वो अगले 7 साल ऐसा दिखूंगा कि दिमाग फट जाएगा लोगों का। वैसे आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने शायद नोटिस किया होगा कि हनी सिंह के कमबैक के बाद उनकी पर्सनैलिटी में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं और ये सडन चेंज उनकी बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। हनी सिंह की पर्सनैलिटी, हनी सिंह के बात करने का तरीका, हनी सिंह जिस अंदाज में इंटरव्यू पहले दिया करते थे और अगर आप अब हनी सिंह के इंटरव्यूज देखते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी में एक सडन ड्रामेटिक चेंज देखने को मिलेगा। हनी सिंह अपने करियर के स्टार्टिंग में बहुत ही फ्रैंक थे। वे कैमरे पर बेबाक होकर अपनी बातें कहा करते थे। पहले हनी सिंह के अंदर वो यंग ब्लड वाली एनर्जी थी जो आप उनके पहले के इंटरव्यूज और उनके पुराने वीडियोस में देखेंगे तो आपको फील होगी। लेकिन अगर हम अभी के हनी सिंह को देखेंगे तो हमें ये फील होगा कि अब हनी सिंह काफी ज्यादा पोलाइट हो चुके हैं। उनके बात करने का तरीका कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। ये बदलाव शायद इसलिए आया है कि क्योंकि हनी सिंह ने अपने मेंटल हेल्थ के इश्यूज से निकलते हुए खुद को नए तरीके से समझा और संभाला है, जिस वजह से वो पहले से कई ज्यादा मैच्योर और ग्राउंडेड नजर आते हैं। अब उनकी पर्सनैलिटी में एक ठहराव और समझदारी झलकती है, जैसे उन्होंने लाइफ के उतार चढ़ाव से बहुत कुछ सीखा हो। सो हाउ डू यू लाइक दिस ट्रांसफॉर्मेशन? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।